जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एस के झा सर की जो सामान्य विज्ञान की बुक आई है उसमें आज हम चैप्टर 9, 10 और 11 को इस वीडियो में देखेंगे। और इससे पहले हमने चैप्टर 1 से लेके 8 तक को देख लिया है और उसके प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें भी जा करके देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर नंबर 9 से शुरू करते हैं। चैप्टर 9 है वृत्तीय गति और रेखीय गति। तो पहला सवाल है, वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित होती है। तो ऑप्शन ए, अपकेंद्रण पर। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित होती है। अपकेंद्रण पर। अगला सवाल है, एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमती हुई वस्तु की कक्षीय चाल भी दुगनी हो तथा कोणीय वेग आधा कर दिया जाए तो इसका अभिकेंद्र त्वरण कितना हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, अभिकेंद्र त्वरण अपरिवर्तित रहेगा। एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमती हुई वस्तु की कक्षीय चाल भी दोगुनी तथा कोणीय वेग डब्ल्यू आधा कर दिया जाए तो इसका अभिकेंद्र त्वरण कितना हो जाएगा। तो अभिकेंद्र त्वरण अपरिवर्तित रहेगा। अगला सवाल है, सोडा वाटर की एक बोतल को गर्दन पकड़कर तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्रित होंगे। तो ऑप्शन बी, गर्दन के निकट। अगला सवाल है, जब दूध को मथा जाता है मक्खन इससे पृथक हो जाती है। जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन इससे पृथक हो जाती है। तो ऑप्शन ए, अपकेंद्र बल के कारण। अपकेंद्र बल के कारण। अगला सवाल है, घड़ी की सेकंड की सुई की कोणीय चाल होगी। घड़ी की सेकंड की सुई की कोणीय चाल क्या होगी। ऑप्शन सी, पाई/30। पाई/30। अगला सवाल है, रेखीय गति में जड़त्व के समान घूर्णन गति में संगत राशि है। रेखीय गति में जड़त्व के समान घूर्णन गति में संगत राशि है। तो ऑप्शन सी, जड़त्व। अगला सवाल है, रेल पटरी वक्र पर झुकी रहती है क्योंकि रेल पटरी वक्र पर झुकी रहती है क्योंकि आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के लिए। आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के लिए। अगला सवाल है, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन डी, समान वृत्तीय गति। समान वृत्तीय गति। अगला सवाल है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है। तो ऑप्शन डी, दिशा। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होती है। तो दिशा। अगला सवाल है, लट्टू का घूमना किसका एक उदाहरण है। लट्टू का घूमना जो है ये किसका उदाहरण है। तो केंद्राभिमुख बल का। केंद्राभिमुख बल का। अगला सवाल है, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में लगने वाले आवश्यक नियत बल को डैश कहा जाता है। तो अभिकेंद्रीय बल। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में लगने वाले आवश्यक नियत बल को कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। अगला सवाल है, समान वृत्तीय गति के लिए जो भौतिक राशियां स्थिर रहती है वह हैं। तो ए और बी, चाल और गतिज ऊर्जा। समान वृत्तीय गति के लिए जो भौतिक राशियां स्थिर रहती है वह हैं चाल और गतिज ऊर्जा। अगला सवाल है, जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान है क्या। तो ऑप्शन है 0। अगला सवाल है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है। तो ऑप्शन डी, दिशा। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परावर्तित होती है। तो दिशा। अगला सवाल है, एक वस्तु स्थिर चाल से एक वृत्त पर चल रही है। एक वस्तु स्थिर चाल से एक वृत्त पर चल रही है तो इसमें अंदर की ओर त्रिज्या त्वरण है। इसमें अंदर की ओर त्रिज्या त्वरण है। अगला सवाल है, कभी कभी मोड़ पर मुड़ते समय कार पलट जाती है। जिस समय कार पलटती है अंदर की ओर का पहिया पृथ्वी से पहले उठता है। कभी कभी मोड़ पर मुड़ते समय कार पलट जाती है। जिस समय कार पलटती है उस समय अंदर की ओर पहिया पृथ्वी से पहले उठता है। ठीक है। अगला सवाल है, वृत्ताकार पथ पर गतिमान यंत्र में एक यात्री अपकेंद्र बल का अनुभव करता है। वृत्ताकार पथ पर गतिमान यंत्र में एक यात्री
अपकेंद्र बल का अनुभव करता है। अगला सवाल है, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करती है तो इस गति को डैश कहेंगे। तो ऑप्शन डी, वक्र रेखीय गति। जब कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करती है तो इस गति को डैश कहेंगे, वक्र रेखीय गति। अगला सवाल है, घूर्णक गति में बल के अनुरूप है। तो ऑप्शन डी, बल आघूर्ण। घूर्णक गति में बल के अनुरूप है बल आघूर्ण। अगला सवाल है, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका डैश बदल जाता है। तो ऑप्शन बी, वेग। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका डैश बदल जाती है, तो वेग बदल जाती है। अगला सवाल है, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन डी, समान वृत्तीय गति। समान वृत्तीय गति। अगला सवाल है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो ऑप्शन सी, अभिकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल डैश कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल। अगला सवाल है, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। ऑप्शन बी, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल। अगला सवाल है, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ऑप्शन सी, अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण। अगला सवाल है, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश को तेजी प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए, अभिकेंद्रीय बल को। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश को तेजी प्रदान करता है, अभिकेंद्रीय बल। अगला सवाल है, एक घूमती हुई वस्तु का कोणीय वेग निम्न के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। एक घूमती हुई वस्तु का कोणीय वेग निम्न के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन बी, रेडियन प्रति सेकंड। रेडियन प्रति सेकंड के रूप में। अगला सवाल है, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियम बल को डैश कहा जाता है। तो ऑप्शन सी, अभिकेंद्रीय बल। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियम बल को डैश कहा जाता है, अभिकेंद्रीय बल। अगला सवाल है, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल का महसूस करते हैं। यह बल डैश के कारण होती है। तो ऑप्शन ए, अपकेंद्रीय बल के कारण। जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल डैश के कारण होती है, अपकेंद्रीय बल के कारण। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो चलिए इसमें पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को अब हम देखते हैं। तो पहला सवाल है, एच एम से गुजरने वाले कणों के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है, वक्र होगा। ऑप्शन सी, एक परवलय। एम से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है, वक्र होगा एक परवलय। अगला सवाल है, एक कण एक कण सरल आवर्त गति पूरा कर रहा है, महत्तम विस्थापन पर इसका त्वरण है। तो ऑप्शन सी, महत्तम। एक कण सरल आवर्त गति पूरा कर रहा है, महत्तम विस्थापन इसका त्वरण होगा महत्तम। अगला सवाल है, किसी पिंड के अपने मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है। किसी पिंड के अपने मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन सी, आयाम। अगला सवाल है, यदि एक साधारण लोलक का धातु का बॉब लकड़ी के बॉब से बदल दिया जाता है तब उसकी समयावधि क्या होगी। तो यथावत रहेगी। यदि एक साधारण लोलक का धातु का बॉब लकड़ी के बॉब से बदल दिया जाता है तब उसकी समयावधि क्या होगी। तो यथावत रहेगी। अगला सवाल है, यदि एक सरल दोलक का 1 सेकंड में दोलन f है एवं एक उसकी प्रभावी लंबाई है एव जी गुरुत्वजनित त्वरण है तो समयावधि t को दिया जाता है। तो ऑप्शन डी, t बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बटे जी द्वारा। t बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी के द्वारा।
अगला सवाल है, एक सरल लोलक के गोलक के माध्य बिंदु से महत्तम विस्थापन को क्या कहा जाता है? एक सरल लोलक के गोलक के माध्य बिंदु से महत्तम विस्थापन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, आयाम। अगला सवाल है, एक लड़की झूले पर बैठकर झूलती है। जब लड़की खड़ी होकर झूलती है तो झूलने में लगने वाला समय होगा। तो ऑप्शन ए, कम। एक लड़की झूले पर बैठकर झूलती है। जब लड़की खड़ी होकर झूलती है तो झूलने में लगने वाला समय होगा कम। अगला सवाल है, एक समान एक सामान्य हार्मोनिक चाल से गति कर रहे एक कण का एक सामान्य हार्मोनिक चाल से गति कर रहे एक कण का अधिकतम त्वरण होता है। अधिकतम त्वरण होता है जब वो अपने से होकर गुजरता है। तो अंतिम बिंदु। अगला सवाल है, एक लड़की एक लड़की झूले में खड़ी है। जब वह बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? तो बढ़ जाता है। एक लड़की झूले में खड़ी है। जब वह बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? तो बढ़ जाता है। अगला सवाल है, दोलन करते समय लोलक के गोलक का वेग शून्य होता है। दोलन करते समय लोलक के गोलक का वेग शून्य होता है। तो ऑप्शन बी, दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पर। दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पर। अगला सवाल है, सरल लोलक के आवर्तकाल एवं गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी में संबंध होता है। तो ऑप्शन बी, टी स्क्वायर व्युत्क्रमानुपाती 1/g के। सरल लोलक के आवर्तकाल टी एवं गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी में संबंध होता है टी स्क्वायर व्युत्क्रमानुपाती 1/g के। अगला सवाल है, सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाता है यदि इसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए। सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाता है यदि इसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए। अगला सवाल है, जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहता है। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित रहता है। अगला सवाल है, सरल आवर्त गति में गति करती हुई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम किस स्थिति में होती है? तो ऑप्शन बी, अधिकतम विस्थापन की स्थिति में। सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम किस स्थिति में होती है? तो अधिकतम विस्थापन की स्थिति में। अगला सवाल है, जब एक सरल लोलक का गोलक खोखला है या पानी भरा है, इसमें एक छोटा बारीक छेद करके इसे झुला दिया जाता है, इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो ऑप्शन डी, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, उसके बाद पुनः पूर्व के मान पर आ जाएगा। एक बार फिर देख लेते हैं इसको। जब एक सरल लोलक का गोलक खोखला है या पानी भरा है, इसमें एक छोटा बारीक छेद करके इसे झुला दिया जाता है, तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, उसके बाद पुनः पूर्व के मान पर आ जाएगा। अगला सवाल है, किसी सरल लोलक को किसी सरल लोलक को किसी पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाता है तो वहाँ उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो बढ़ेगा। किसी सरल लोलक को किसी पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाता है तो वहाँ उसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ेगा। अगला सवाल है, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है, वह घड़ी पीछे हो जाती है। अवधि जो है वो बढ़ती है, वह घड़ी पीछे हो जाती है। अगला सवाल है, लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। लोलक का आवर्तकाल जो है ये निर्भर करता है किस पे? तो ऑप्शन डी, गुरुत्वीय त्वरण पर। गुरुत्वीय त्वरण पर। अगला सवाल है, यदि एक साधारण लोलक यदि एक साधारण लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो बढ़ेगा। यदि एक साधारण लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ेगा। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, पदार्थ के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चलिए, इसमें पूछे गए सभी अब ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला सवाल है, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल। अगला सवाल है, जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव डैश होगा। तो कम हो जाता है। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव डैश होगा। तो कम हो जाता है। अगला सवाल है, डैश में वृद्धि के समय एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है।
डैश में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है? तो ऑप्शन बी क्षेत्रफल। अगला सवाल है, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं तो ऑप्शन बी विपरीत दिशाओं में। विपरीत दिशाओं में। अगला सवाल है, जहाज़ों की गति में वृद्धि डैश पर आधारित है। जहाज़ों की गति में वृद्धि डैश पर आधारित है तो ऑप्शन ए आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। अगला सवाल है, ऊपरी परनोद और भार डैश में प्रयुक्त होते हैं। ऊपरी परनोद और भार डैश में प्रयुक्त होते हैं तो ऑप्शन बी विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में। अगला सवाल है, किसी वस्तु का तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? किसी वस्तु का तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए पॉइंट फोर्स। पॉइंट फोर्स। अगला सवाल है, एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन बी उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल। उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल। अगला सवाल है, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? तो ऑप्शन सी जल स्तर पूर्वता रहेगा। यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? तो जल स्तर पूर्वता रहेगा। अगला सवाल है, यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप डैश होगा। तो ऑप्शन सी वस्तु के भार से कम। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप डैश होगा तो वस्तु के भार से कम। अगला सवाल है, किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए उत्क्षेप। उत्क्षेप कहलाता है। अगला सवाल है, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व क्या होगा? बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व जो है वो पानी से कम होता है। अगला सवाल है, चांदी का घनत्व चांदी का घनत्व 10.8 गुणे 10⁻³ केजी पर मीटर क्यू और पानी का घनत्व 10 केजी पर मीटर क्यू है तो चांदी का आपेक्षिक घनत्व क्या होगा? तो ऑप्शन सी 10.8। अगला सवाल है, सापेक्ष घनत्व डैश के बराबर होता है। सापेक्ष घनत्व जो है ये डैश के बराबर होता है तो ऑप्शन सी पदार्थ के घनत्व बट्टा पानी के घनत्व के। पदार्थ के घनत्व बटे पानी के घनत्व के। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन जो है ये गलत है, आपको यहाँ बताना है। तो ऑप्शन सी ये गलत है। यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है, ये गलत है। अगला है, यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल डैश होगा। यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल डैश होगा तो ऑप्शन सी वस्तु के भार के बराबर। वस्तु के भार के बराबर। अगला सवाल है, जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है? तो ऑप्शन सी आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा। आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा। अगला सवाल है, सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई है। सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई क्या होती है? तो ऑप्शन सी कोई इकाई नहीं होती है सीजीएस प्रणाली में विकृति की। अगला सवाल है, एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही जो है कैसे सोखता है? ऑप्शन बी कोशिका या कैपिलरी क्रिया के द्वारा। कोशिका या कैपिलरी क्रिया के द्वारा। अगला सवाल है, एक द्रव की बूंद संयोजित होती है। एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को कहा जाता है क्या? तो पृष्ठ तनाव। एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को क्या कहा जाता है? तो पृष्ठ तनाव। अगला सवाल है, जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है? जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है? ऑप्शन ए जल के पृष्ठ तनाव के कारण। जल का पृष्ठ तनाव के कारण। अगला सवाल है, एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव द्वारा आंशिक रूप से भरा गया है। निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा
कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए, द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर उठता है। एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव द्वारा आंशिक रूप से भरा गया है। निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो द्रव की सतह गति की दिशा में गिरती है और टैंक के पीछे की ओर उठता है। पहला सवाल है, उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो ऑप्शन सी, आर्किमिडीज को। उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो ऑप्शन सी, आर्किमिडीज को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए ध्रुव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिमाण पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन सी, तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए ध्रुव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन सी, तरल पदार्थ का घनत्व और पानी और इसमें डूबी हुई वस्तु के आयतन पर। अगला सवाल है, उत्प्लावन का केंद्र हमेशा ऑप्शन बी, विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक के संपाती होता है। विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक के संपाती होता है। अगला सवाल है, किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में जो है तैरती है? ऑप्शन सी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। अगला सवाल है, जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल का अनुभव करता है। इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन बी, आर्किमिडीज सिद्धांत के रूप में। आर्किमिडीज सिद्धांत के रूप में। अगला सवाल है, किसी भंजन के पदार्थ की विकृति होने की योग्यता कहलाती है? किसी बिना भंजन के पदार्थ की विकृति होने की योग्यता कहलाती है? तो सुगट्टि सुगट्टीपन सुगट्टीयपन। अगला सवाल है, पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थापन गुणांक कितना है? पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थापन गुणांक कितना है? ऑप्शन सी, 1.0। अगला सवाल है, उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के डैश पर निर्भर करता है? उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के डैश पर निर्भर करता है? ऑप्शन बी, घनत्व पर। अगला सवाल है, उत्प्लावन बल का डैश द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है? उत्प्लावन बल का डैश द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है? ऑप्शन बी, परिमाण परिमाण। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से का विमीय सूत्र क्या है? तो ऑप्शन बी, ml-1 T-2। दाब निम्नलिखित में से दाब की विमीय सूत्र क्या है? ml-1 T-2। अगला सवाल है, यदि एक कांच में जल की गहराई h है तथा a जल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल तथा t बांध की मोटाई है, तब बांध की दीवार पर लगने वाला दाब किस प्रकार निर्भर होगा? तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कार्क और कील को रखा जाता है तो कार्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो ऑप्शन बी, लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। अगला सवाल है, दाब को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है? दाब को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन डी, परनोद प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में। परनोद या थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में। अगला सवाल है, चांदी का आपतित घनत्व 10.8 है। पानी का घनत्व 10 केजी पर मीटर क्यू है। ऐसा ही मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा? तो ऑप्शन ए, 10.8 गुणे 10⁻³ केजी पर मीटर क्यू। अगला सवाल है, घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? तो ऑप्शन सी, द्रव्यमान बटे आयतन का। द्रव्यमान बटे आयतन का। अगला सवाल है, दबाव को डैश से मापा जाता है? दबाव को डैश से मापा जाता है? ऑप्शन सी, बल एवं क्षेत्रफल से। बल एवं क्षेत्रफल से। अगला सवाल है, किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा? किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा क्या? ऑप्शन सी, अधिक। अगला सवाल है, यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब प्रति इकाई क्षेत्र डैश होगा तो कम हो जाती है। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब प्रति इकाई क्षेत्र डैश होगा तो कम हो जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? निम्न में से किसका घनत्व जो है वो जल के घनत्व से अधिक होता है? ऑप्शन सी,
लोहे की कील का। लोहे की कील का। अगला सवाल है, एक सदिश राशि में एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? तो ऑप्शन ए दाब। अगला सवाल है, दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन पी परनोद प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में। परनोद प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में। अगला सवाल है, एकांक पदार्थ के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है? एकांक पदार्थ के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन ए द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन का। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन का। अगला सवाल है, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर पानी का घनत्व जो है वो अधिकतम होता है? ऑप्शन डी 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला सवाल है, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होगा? तो ऑप्शन डी परिवर्तित नहीं होता है। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान जो है वो परावर्तित नहीं होता है। अगला सवाल है, जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव डैश होगा। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होगा? ऑप्शन सी बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। अगला सवाल है, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को डैश कहा जाता है? तो दाब कहा जाता है। अगला सवाल है, दाब बराबर क्या होती है? दाब बराबर क्या होती है? ऑप्शन डी उत्क्षेप बट्टे क्षेत्रफल। उत्क्षेप बट्टे क्षेत्रफल। अगला सवाल है, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के कैबिन के अंदर का दबाव डैश होता है? ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के कैबिन के अंदर का दबाव डैश होता है? तो ऑप्शन सी बाहर की तुलना में अधिक। बाहर की तुलना में अधिक। अगला सवाल है, एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव डैश के अनुपातिक होता है? तो घनत्व के। एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव डैश के अनुपातिक होता है? तो घनत्व के। अगला सवाल है, पानी का घनत्व क्या है? पानी का घनत्व जो है वो क्या होती है? तो ऑप्शन ए 1000 किलो पर घन मीटर। 1000 किलो पर घन मीटर। अगला सवाल है, निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल जो है वो आकाश में तैरते हैं? तो ऑप्शन डी निम्न घनत्व के कारण। निम्न घनत्व के कारण। अगला सवाल है, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व क्या है? किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व जो है वो क्या है? तो ऑप्शन सी पानी का घनत्व पदार्थ का घनत्व बट्टे पानी का घनत्व। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व क्या है? पदार्थ का घनत्व बट्टे पानी का घनत्व। अगला सवाल है, कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा डैश में होती है? कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा डैश में होती है? तो ऑप्शन सी गैसों में। अगला सवाल है, वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है वह है ठोस। वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है वह है ठोस। अगला सवाल है, गैस में आणविक गति के वितरण गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन बी सबसे संभावित गति के साथ अणुओं की अंश बढ़ता है, ये गलत है। अगला सवाल है, जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करती है, इस बल को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी उत्प्लावक बल। जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, इस बल को क्या कहा जाता है? उत्प्लावक बल। अगला सवाल है, निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन डी ओडोमीटर जो है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, जबकि हाइड्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर और पनडुब्बी ये तीनों हैं। अगला सवाल है, ठोस और गैस द्रव में विचलित होते हैं, विसरण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो ऑप्शन बी गैसों का विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होता है। गैसों का विसरण दर जो है ये द्रव और ठोस की तुलना में अधिक होती है। अगला सवाल है, वस्तुएं किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल है, गैस के अणुओं के दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन होगा। वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल है, गैस के अणुओं के दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन होगा। अगला सवाल है, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? मास प्रति यूनिट वॉल्यूम जो है ये क्या है? ऑप्शन सी घनत्व। अगला सवाल है, एक आदर्श तरल पदार्थ डैश होगा। एक आदर्श तरल पदार्थ जो है वो घर्षण रहित और असंपीड़ित होगा। घर्षण रहित और असंपीड़ित होगा। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं।
और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।